हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी की वर्णमाला का पार्ट 2। वर्णमाला का पार्ट 1 हम इससे पहले पढ़ चुके थे और उसके अंतर्गत हमने देखा था कि स्वर हम किसको कहते हैं, स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई है, या स्वरों के संबंध में ये देखा था कि सजातीय स्वरों का निर्माण कैसे होता है, या फिर विजातीय या संधि स्वरों का निर्माण कैसे होता है। उनके कुछ अलग उच्चारण के आधार पर देखा था, जीभ के आधार पर उच्चारण देखा था, ओष्ठ के आधार पर उच्चारण देखा था, तालु के आधार पर स्वरों का उच्चारण देखा था। आज हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, वर्णमाला के इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए स्वरों के बाद पढ़ने जा रहे हैं व्यंजनों को। व्यंजन में हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है तो उन चीजों पर देख लेंगे, थोड़ा सा इन चीजों को गौर करने की कोशिश करेंगे। व्यंजनों के अंदर हमें सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा और इसके संबंध में इसके अर्थ को समझ लेना है कि व्यंजन क्या क्या होता है, किस किस प्रकार के व्यंजन होते हैं और क्या क्या चीजें इसमें आ जाती हैं। दूसरा, हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है कि कौन से व्यंजन स्पर्शी व्यंजन होते हैं और क्यों होते हैं। इसके अलावा हमारे पास व्यंजनों के अलावा यहाँ पर अंतस्थ होता है, ऊष्म व्यंजन प्रकार के व्यंजन होता है, या स्वन विज्ञान के अंतर्गत हमारे पास उक्षिप्त व्यंजन का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, या फिर ये सभी उच्चारण स्थान से संबंधित चीजें हमें इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना सबसे पहले व्यंजनों की परिभाषा से कि क्या इसकी परिभाषा होती है, क्या क्या हमें इसमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण, अब आपने ये बड़ी घिसी पिटी परिभाषा है व्यंजनों की, ये परिभाषा आपने हर जगह सुनी होगी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उनको व्यंजन कहते हैं, और जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं उनको स्वर कहते हैं। तो ये बड़ा किताबों में घिस घिस करके इस चीज को दिया रहता है और बच्चा रट भी लेता है कि जो स्वतंत्र है उसको स्वर बोलेंगे और जो किसी की सहायता से बोला जाएगा उसको व्यंजन बोलेंगे। हालांकि बच्चे को उसका ये अर्थ पता नहीं होता है कि स्वतंत्र है तो किस आशय में स्वतंत्र है, और यदि अगर स्वतंत्र नहीं है तो किस आशय में स्वतंत्र नहीं है। जैसा हम लोग अक्सर एक चीज को देखते हैं कि स्वर और व्यंजन की परिभाषा को लेकर के कहा जाता है कि स्वर तो होता है स्वतंत्र, परंतु व्यंजन जो होता है वो बोला जाता है किसी न किसी की सहायता से। किसी न किसी की सहायता से क्या मतलब, कि स्वर की सहायता से बोला जाता है। जो स्वर की सहायता से बोला जाता है वो व्यंजन कहलाता है, और जो स्वतंत्र बोला जाता है वो क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। लेकिन हमें पता ये करना है पहले कि स्वतंत्र क्या होता है और सहायता से क्या होता है। तो स्वतंत्र यानी स्वर, स्वर कौन से हैं, स्वर के बारे में पीछे पढ़ा था डिटेल में, वहां पे भी ये बात बताई थी। अ से लेकर के अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ तक टोटल 11 जो है हिंदी के अंतर्गत वो अपने पास होते हैं स्वर। और इसके बाद क वर्ग से लेकर के च वर्ग से लेकर के ट वर्ग, त वर्ग या प वर्ग, यानी क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये सब अपने पास क्या है, ये सब व्यंजन है। तो अच्छा, इन स्वर और व्यंजनों में क्या अंतर है, क्या होते हैं ये। तो जब हम अ बोलेंगे या जब हम क बोलेंगे तो इनको बोलते हुए एक तो ध्वनि बाहर आ रही है, बात को ध्यान से समझिएगा। अ बोल रहा हूं तो एक तो ध्वनि आ रही है, लेकिन इस अ की ध्वनि के साथ एक चीज और भी आ रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं हवा। वो हवा हमारे फेफड़ों से जो हवा मुंह के रास्ते बाहर आ रही है, ये हवा कुछ भी बोलते वक्त आती है। इस हवा को प्राण वायु कहा जाता है। ध्यान से बात को समझिएगा। कुछ भी बोलते वक्त जो हवा मुंह से बाहर आती है वो प्राणवायु कहलाती है। पिछली क्लास में भी बताया था, वापस बता रहा हूं, प्राणवायु कहलाती है। और जब प्राणवायु मुंह के अंदर किसी अवयव को छुए बिना निकल जाए, मुंह के अंदर किसी अवरोध को छुए बिना बाहर आ जाए, तो वह स्थिति हमारी कहलाती है स्वर की। यानी अ बोलेंगे तो अ में प्राणवायु मुंह में कहीं भी नहीं टकराई, सीधे बाहर आई। कैसे पता चला गुरुजी आपको कि कहीं नहीं टकराई? तो देखो बेटा, मैं अ बोलूंगा तो कहीं लंबा बोल सकता हूं, लंबा खींच सकता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि ये अ की ध्वनि कहीं टकरा नहीं रही है, डायरेक्ट बाहर आ रही है। लेकिन व्यंजन क्या होता है? व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। और सहायता का मतलब क्या है? यानी इन वर्णों को जब हम बोलते हैं, क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ, जब हम इनको बोलते हैं तो इनको बोलते वक्त जो प्राण वायु हमारी निकल रही है वो मुंह के किसी ना किसी हिस्से को छू करके बाहर आती है। और जब मुंह के किसी ना किसी हिस्से को छू करके या किसी अवरोध से गुजर करके बाहर आएगी तो निश्चित सी बात है कि इन्हें हमें किसी ऐसे की सहायता से बोलना पड़ेगा जिसके उच्चारण में कभी भी प्राणवायु कहीं टकरती या मुंह में अवरोधित नहीं होती है। इसलिए व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अच्छा गुरुजी, आपको कैसे पता चला कि जब व्यंजन बोलेंगे तो मुंह में प्राणवायु टकराएगी? पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? सिद्ध होती है ये बात। हिंदी में हर बात सिद्ध होती है, हिंदी भाषा का विज्ञान है। कैसे सिद्ध होती है? तो जैसे अगर मैंने यहां पे अ कहा, अ स्वर है, अंत तक स्वर की ध्वनि बनी रही, कितना लंबा खींच लूंगा। परंतु अगर मैं क बोलूंगा, क, तो किसकी ध्वनि बन जाएगी? अंत में अ की ध्वनि बन जाएगी। ये जो अ की ध्वनि बन जा रही है, ये अ की ध्वनि बनने का कारण क्या है? कि ये क जो है वो अ की सहायता से बोला जा रहा है, यानी ये व्यंजन है, स्वर की सहायता से बोला जा रहा है, इसलिए ये अ की ध्वनि बन जाएगा। ख अ की ध्वनि बन जाएगा, ग अ की ध्वनि बन जाएगा। तो यहां हम इन दोनों बातों को सिद्ध कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। तो अब आपको समझ आया होगा कि स्वर स्वतंत्र क्यों होता है और व्यंजन क्यों किसी की सहायता से बोला जाता है। अब बात करते हैं हम यहां पर कि सबसे पहले व्यंजनों का वर्गीकरण कितनी आसान तरीके से किया जा सकता है। जैसे व्यंजन हिंदी में दो तरीके से लिखे जाते हैं। एक तो खड़ी पाई के साथ, जैसे ये लिखे गए हैं क ख ग घ च छ, ये सभी को पता रहता है। देखो हिंदी में ये वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को कहा जाता है सिरो रेखा। हिंदी में किसी के लाइन के, किसी भी वर्ण के ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं ना, जैसे क के ऊपर ऐसे लाइन खींच दी, तो ये क के ऊपर खींची गई लाइन क्या है? ये ऊपर वाली कहलाएगी सिरो रेखा। लेकिन क के बीच में भी तो एक डंडा खींच देते हैं। क बनाना सीखते हैं ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे बनाते हैं क। तो ये जो बीच में डंडा खींचा है, इस तरीके से जो डंडा खींचा जाता है, इसको खड़ी पाई हिंदी में कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे खड़ी पाई वगैरह का तो चलो सबको ही पता रहता है। ऊपर जो है वो सिरो रेखा है, सामने जो ऐसे खींची जाती है वो खड़ी पाई है। देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यंजनों में हमें पढ़ना क्या क्या है। पढ़ने के क्रम में हमारे पास यहाँ पर आते हैं सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन किसको कहते हैं? वही बात जिनके लिए प्राणवायु मुंह के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करके बाहर आएगी, क्या कहलाएंगे? स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। अच्छा, ये स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं गुरुजी हिंदी में? स्पर्शी व्यंजन हिंदी में होते हैं बेटा 25। स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती है 25। क्यों गुरुजी? क्योंकि वर्ग होते हैं 5 और इन वर्गों को हम कहते हैं कचट तप वर्ग। और क वर्ग को आप पहले एक एक वर्ग करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले क वर्ग के अंदर आप देखो तो क वर्ग के अंदर आपको कौन कौन से वर्ण मिलेंगे? क वर्ग में आपको मिलेगा क, ख, ग, घ, ड़। अब अगर मैं इनको यहां लिखूं ना, क, ख, ग, घ, ड़, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। क वर्ग का जो 5वां वर्ण है वो इस तरीके से लिखा जाता है और इसके सामने आ जाती है बिंदी। आ जाती है, नहीं आ जाती है? हिंदी में आपने जब भी लिखा होगा तो क, ख, ग, घ, ड़, ड़ के आगे बिंदी लगी हुई देखी होगी। ये बिंदी क्या होती है? अब हम देखते हैं कि हिंदी में बिंदी का चक्कर क्या है। ये बिंदी कितने जगह लगाई जाती है और क्यों लगती है ये बिंदी, तो इसका अर्थ समझ लेते हैं पहले। देखो बेटा, ये रेखा कहलाती है सिरो रेखा, ये रेखा कहलाती है खड़ी पाई। और हिंदी में बिंदी 4 तरीके से लगाई जाती है। कौन कौन से 4 तरीके से लगाई जाती है? तो ध्यान से समझे। सबसे पहले सिरो रेखा के ऊपर अगर बिंदी लगी है तो ऊपर लगी बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। ऊपर जो बिंदी लगती है वह बिंदी अनुस्वार कहलाती है।
अगर खड़ी पाई के इस तरफ बिंदी लगी है सामने की तरफ, इस खड़ी पाई के सामने की तरफ की बिंदी को पंचमा अक्षर बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु को पंचमा अक्षर बिंदु कहा जाता है, पंचमा अक्षर बिंदु कहा जाता है। और अगर खड़ी पाई इस तरीके से है और इसके नीचे बिंदु लगा है तो इसके नीचे लगे बिंदु को कहा जाता है उच्छिप्त बिंदु, इसको कहा जाता है उच्छिप्त चिन्ह, इसको कहा जाता है अनुस्वार चिन्ह, इसको कहा जाता है पंचमा चिन्ह। और अगर खड़ी पाई के ठीक नीचे बिंदी लगी है तो इसे उच्छिप्त चिन्ह या ताड़नजात चिन्ह कहा जाता है, या ताड़नजात चिन्ह कहा जाता है। बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और अगर बिंदी जो है ये खड़ी पाई के सामने नीचे इस तरीके से लगाई गई है तो इस बिंदी को कहा जाता है नुक्ता। और नुक्ता हिंदी में उन वर्णों में लगता है जो अरबी और फारसी मूल के हों। अरबी और फारसी मूल के अक्षरों में या वर्णों में नुक्ता लगाने की परंपरा है। अब एक बात को ध्यान से समझना, मैंने कहा हिंदी में बिंदी कितने जगह लगाई जा रही है, 4 जगह लगाई जा रही है। हमें समझ भी आया कि कौन कौन सी 4 जगह लगाई जा रही है बिंदी, लेकिन इन चारों जगह की बिंदी का महत्व समझ लेना ज्यादा जरूरी है। जैसे सिरोरेखा के ऊपर लगी बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार हिंदी में कितने वर्णों पर लगती है? तो अनुस्वार केवल और केवल हिंदी में 11 वर्णों पर लगती है। कौन कौन से 11 हैं अभी बताएंगे, चर्चा करेंगे इनकी। ये जो सामने है पंचमा अक्षर बिंदु, ये हिंदी में केवल और केवल एक वर्ण पर लगता है और ये वर्ण है क वर्ग का 5वां अक्षर, क वर्ग का 5वां अक्षर, यानी मैं कह सकता हूं ड़ पर यह बिंदी लगती है। एक ही वर्ण पर यह बिंदी लगती है जिसमें बिंदी सामने लगाई जाती है, वो है ड़। ड़ के सामने इस तरीके से बिंदी लगाई जाती है। अगर खड़ी पाई के नीचे बिंदी लगी है तो हिंदी में ये 2 वर्णों पर लगाई जाती है। कौन कौन से 2 वर्णों पर लगाई जाएगी? अच्छा, कौन कौन से 2 वर्णों पर यह बिंदी लगाई जाएगी? तो ये 2 बिंदी लगाई जाती है, ट वर्ग का 3रा और 4था। ड और ढ पे ये बिंदी लगती है, ड और ढ पे, ड और ढ पे ये बिंदी लगाई जाती है। आपने देखा होगा कि ड और ढ पे ये बिंदी लगाई जाती है इस तरीके से। अब ये जो नीचे बिंदी लगी हुई है, और आपने देखा होगा कि कभी कभी ड और ढ को केवल इस तरीके से भी लिखा जाता है बिना बिंदी के भी। इसका क्या चक्कर है इसको भी समझेंगे। तो उच्छिप्त या ताड़नजात चिन्ह कितनों पर लगता है? 2 पर लगता है। पंचमा अक्षर बिंदु 1 पर लगता है। अनुस्वार 11 वर्णों पर लगता है। अरे नुक्ता कितने पर लगेगा? तो नुक्ता लगता है हिंदी में 5 वर्णों पर। कितने वर्णों पर लगता है? 5 वर्णों पर नुक्ता लगाया जाता है। ये 5 वर्ण हिंदी के अंदर कौन कौन से होते हैं जिनमें नुक्ता लगाया जाता है? तो वो 5 वर्ण है क, ख, ग, ज और फ। इनके नीचे क के नीचे, ख के नीचे ग, ज, फ। इनका उच्चारण भी फिर इस तरीके से क, ख, ग, ज, फ। ज हो जाता है, फ हो जाता है, इस तरीके से उच्चारण हो जाता है। नुक्ता 5 में लगता है, अनुस्वार 11 में लगता है, पंचमा अक्षर बिंदु 1 में लगता है, उच्छिप्त या ताड़नजात चिन्ह 2 में लगता है। अच्छा, इन सब का प्रयोग भी बताओ। तो देखो यहां पे ध्यान से एक बात समझना, एक बात अच्छे तरीके से समझना कि जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो हम यहां पे 2 बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, ध्यान से थोड़ा समझिएगा इस बात को, अगर मैं बात कर रहा हूं नुक्ते की, तो नुक्ता लगाने की परंपरा हिंदी में जिस व्यक्ति के द्वारा शुरू की गई वो है आचार्य शिव प्रसाद। आचार्य शिव प्रसाद के द्वारा ये नुक्ता लगाने की परंपरा हिंदी में शुरू की गई। क्वेश्चन आएगा, हिंदी में नुक्ता लगाने की परंपरा किसके द्वारा शुरू की गई? आचार्य शिव प्रसाद, या मैं लिख सकता हूं राजा शिव प्रसाद के द्वारा, जो है राजा शिव प्रसाद के द्वारा ये नुक्ता लगाने की परंपरा शुरू की गई। अरबी फारसी के वर्णों में ये नुक्ता लगाया जाता है।
अच्छा, राजा शिव प्रसाद को एक उपाधि दी जाती है और इसके संबंध में कई बार पेपर में क्वेश्चन आ गया है। इनको कहा गया है सितार ए हिंद। क्या बोला गया है? सितार ए हिंद। तो क्वेश्चन आएगा बेटा, नुक्ता किसने लगाने की परंपरा शुरू की? तो राजा शिव प्रसाद। और राजा शिव प्रसाद को इसकी वजह से एक उपाधि मिली है, जिस उपाधि को बोलते हैं सितार ए हिंद की उपाधि। दूसरी तरफ हम यहां देखें, थोड़ा सामने की तरफ देखें तो उच्छिप्त व्यंजन या ताड़ंजा चिन्ह कितनों में लगता है? 2 में लगता है केवल। ये 2 कौन कौन से हैं? ड और ढ, ड और ढ। अब इन दोनों का अंतर क्या है? इन दोनों को कैसे समझ लेते हैं हम लोग, या फिर इनको कैसे पढ़ा जाएगा, एक्चुअल में इनका उच्चारण कैसे होगा? तो देखो, एक बात को समझना, पहली बात तो ये समझ लो कि जिनके नीचे कोई भी चिन्ह नहीं रहता, जैसे यहां पे ड और ढ के नीचे कोई बिंदी नहीं लगी है, वहीं इस ड और ढ के नीचे लगी है। इन दोनों का अर्थ प्रयोग समझाता हूं। देखो, मान के चलो आपने एक शब्द लिखा पढ़ाई। अभी आप इसको पढ़ोगे ना तो ये शब्द है प प्लस ढाई, पढ़ाई बोलेंगे अभी हम इसको। लेकिन अगर इस पढ़ाई में हमने नीचे एक बिंदी लगा दी तो ये पढ़ाई हो गया। अब पढ़ाई हुआ, अभी तक पढ़ाई था। अगर मैंने इस तरीके से लिखा, मान के चलो स ड क, तो ये सड़क हो गया। ये सड़क है, इसको पढ़ेंगे तो सड़क होगा, न कि सड़क होगा। और सड़क कैसे होता है? जब हम इसके नीचे इस बिंदी को जोड़ देते हैं। इस बिंदी को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सड़क। देख रहे होंगे आप, छोटी सी बिंदी का कितना महत्व होता है हिंदी के अंतर्गत। पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ाई होगा। सड़क नहीं होगा, सड़क होगा। और वो कैसे होगा? तो केवल इन 2 की वजह से। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस ड और ढ का 2 गुण दिखाई दे रहे हैं। एक तो गुण है पढ़ाई, एक गुण है पढ़ाई। एक है सड़क, एक है सड़क। इनका प्रोनाउंसिएशन 2 तरीके से होता है। इसीलिए इस ड और ढ को, इस ड ढ को हम लोग नाम दे देते हैं द्विगुण व्यंजन। हिंदी के अंतर्गत इन्हीं को कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। इन द्विगुण व्यंजनों के बाद संबंध में महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रख लेनी है कि द्विगुण में भी जो उच्छिप्त व्यंजन हैं, जैसे जिनके नीचे बिंदी लगी होती है, इनसे हिंदी में किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। हिंदी में इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये किसी भी वर्ण, किसी भी शब्द में आएंगे तो या तो मध्य में या तो अंत में आएंगे। इनसे शुरुआत किसी शब्द की हिंदी में पॉसिबल नहीं है। जैसा आप बोलोगे कि ढक्कन, तो ढक्कन जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। इस ढक्कन में ढ जरूर है पहले, लेकिन इस ढक्कन में ढ जो है वो ये वाला ढ नहीं है, वो ये वाला ढ है जिसके नीचे बिंदी नहीं है। यानी जिसके नीचे बिंदी होती है, ताड़ंजात या उच्छिप्त चिन्ह होता है जिसके नीचे, उन वर्णों से हिंदी में किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये पहली बात ध्यान देनी है। दूसरी बात यहां पे ध्यान देनी है कि अगर हम इन वर्णों की बात करें तो ड और ढ का अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अगर हम लोग देखें, देखो जब हम बिंदी लगे हुए ड की बात करते हैं, जिस ड के नीचे बिंदी लगी हुई है, इस बिंदी लगे हुए ड को अंग्रेजी में लिखा जाता है आर से। आर इसमें, जैसे मारवाड़ है तो मारवाड़ की स्पेलिंग में अंत में र आता है, आर आ जाता है, आर। वहां पर ल है अंत में, मारवाड़। समझ रहे हो? मारवाड़ में अंत में ड़ है, लेकिन आ क्या रहा है? आर आ रहा है, क्योंकि वहां पे ड़ के नीचे बिंदी है। तो इस बिंदी वाले का प्रोनाउंसिएशन आर में होता है। और अगर इस ढ को देखें तो इस ढ का अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन होता है आर एच। जबकि हम इस ड को देखें, इस ड का अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन होता है डी, और इस ढ को देखें तो इसका अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन होता है डी एच। दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों के प्रोनाउंसिएशन में बड़ा अंतर है। ये तो हो गया हमारे पास नुक्ता, नुक्ता के बाद हो गए उच्छिप्त। इन दोनों के बारे में चर्चा। अब चर्चा करना जरूरी है थोड़ा सा पंचमा अक्षर बिंदु के बारे में। पंचमा अक्षर बिंदु जो है वो सामने लगता है। मैं इसको पंचमा अक्षर बिंदु कह सकता हूं, या कह सकता हूं कि ये सवर्स है जो सामने लगता है, सामने की तरफ लगता है। अब यहां पर सबसे पहली बात हमने देखा
कि पंचमा अक्षर बिंदु केवल और केवल हिंदी में एक वर्ण में लगता है और वो वर्ण है क वर्ग का पांचवा, जिसको हम कहते हैं ड़। क वर्ग का पांचवा जिसको क्या कहा जाता है, ड़ कहा जाता है। अनुस्वार जो है ये हिंदी में लगता है 11 जगह। अनुस्वार की जब हम बात कर रहे हैं तो अनुस्वार 11 वर्णों में लगता है। सबसे ज्यादा बच्चे को यही दिक्कत होगी, कहेगा अनुस्वार 11 वर्णों में लगता है सिर्फ। कौन कौन से 11 वर्ण होते हैं वो कौन कौन से 11 हैं जिनमें अनुस्वार का प्रयोग होता है? तो ध्यान से समझना बेटा, इन 11 वर्णों में जिनमें अनुस्वार का प्रयोग होता है, इन 11 वर्णों को हिंदी में कहते हैं स्वर। क्या बोल देते हैं? स्वर। अच्छा गुरुजी, क्या केवल स्वर में अनुस्वार का प्रयोग होता है, व्यंजन में नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है, व्यंजन में केवल स्वर में होता है। अब आप कहोगे अच्छा व्यंजन में नहीं होता है तो क तो व्यंजन है, लेकिन क के ऊपर ऐसे बिंदी लगा के कंठ तो लिखते ही हैं। क के ऊपर, क के अगर व्यंजन के साथ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता तो शिरोरेखा के ऊपर क के ऊपर बिंदी लगा के कंठ लिखा जाता है। अच्छा गौ व्यंजन है, गौ के ऊपर ऐसे बिंदी लगा के गा गंगा लिखा जाता है। अब आप कह रहे हैं कि भैया व्यंजनों में तो अनुस्वार का प्रयोग होता ही नहीं है, लेकिन यहां तो प्रयोग हो रहा है। अब समझो थोड़ा सा ध्यान से बात को। स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और आओ। पहले तो ये समझ लो कि जब मैं बात कर रहा हूं 11 वर्णों की, तो वो ये 11 वर्ण हैं जिन 11 वर्णों में अनुस्वार का प्रयोग होता है। जिसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता वो है व्यंजन। इन 11 के अलावा अनुस्वार कहीं प्रयोग नहीं होता। अच्छा कैसे प्रयोग नहीं होता, सिद्ध करके दिखाओ। बिल्कुल सिद्ध करके दिखाएंगे। ध्यान से इस शब्द को देखो। अगर आप कहोगे कि कंठ में जो है ना वो अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, तो आप यहां पे एक प्रकार के बेवकूफी कर रहे हो। क्यों बेवकूफी कर रहे हो? क्योंकि आपको ये नहीं पता क्या कि जब हम क लिखते हैं तो इस क का मतलब क्या है? इस क का मतलब है कै धन अ। इस क का मतलब है कै धन अ। बात को ध्यान से समझना। इस क का मतलब है कै धन अ, तब जाकर के बनता है क। दोनों में बड़ा फर्क है। ये कै मतलब जिस वर्ण के नीचे हलंत चिन्ह आता है वो स्वर रहित हो जाता है। भाई क में अ है, ख में अ है, गौ में अ है, घ में अ है। सब व्यंजनों में तो अ होता है, और अगर इसमें से हमें अ हटा करके लगाना है तो हम उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। जैसे इसमें लगा है क के नीचे ऐसे हलंत लगा है, इसका मतलब क्या है? इसमें से हमने क्या हटा दिया है? स्वर हटा दिया है। जैसे ही हमने इसके नीचे हलंत लगाया, इसमें से हमने अ स्वर को हटा दिया। अच्छा भैया ये होता है। और अगर हलंत नहीं लगा है तो इसका मतलब ये है कि इस क के अंदर अ भी है। तो इसलिए जब कंठ लिखा जा रहा है तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं भैया? कंठ का मतलब ये है ना, क वर्ण का मतलब है कै धन अ, और ये अगर कंठ इसके ऊपर बिंदी लगी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिंदी क के ऊपर लगी है। ये बिंदी लगी है बेटा अ के ऊपर। अ के ऊपर अंगा बिंदी लगी है तब कंठ हुआ है। इस बात का ध्यान रखना है कि केवल और केवल अनुस्वार स्वरों में प्रयोग होता है, व्यंजन में नहीं। अच्छा आपने कहा था गंगा, गंगा में भी तो सेम कॉन्सेप्ट है। ग जो है, जब हम गंगा लिखते हैं तो इस तरीके से तो लिखते हैं गंगा। अच्छा गौ में क्या है? गौ में भी अ है। गौ का अ बाहर निकालेंगे तो गौ के नीचे हलंत प्लस अ लिखना पड़ेगा। गंगा का मतलब क्या है? अ के ऊपर अंगा की मात्रा और बाद में गा, गंगा। समझ पा रहे हो बात को? तो अनुस्वार केवल और केवल हिंदी के 11 वर्णों में लगता है और कहीं पे भी नहीं लगता है। ये है हिंदी में बिंदी का फंडा। हिंदी में बिंदी का फंडा बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए सभी बच्चों को, वरना बच्चा यहां से छोटे छोटे सवाल में भी गलती कर लेता है। उसको लगता है कि हिंदी में बिंदी तो कहीं भी लगा दो क्या फर्क पड़ता है, जबकि देखो इस बिंदी के पीछे इतना बड़ा विज्ञान हिंदी साहित्य का हिंदी व्याकरण का इतना बड़ा विज्ञान इसके पीछे घूमता रहता है। अब बात करते हैं हम लोग व्यंजनों के बारे में आगे। जब मैंने यहां पर इस चीज की चर्चा की
तो मैंने कहा कि व्यंजनों में सबसे पहले हम जिनको पढ़ना शुरू करते हैं वे हैं स्पर्शी व्यंजन, और स्पर्शी व्यंजनों को यहां 5 वर्गों में लिखा गया है। आप देख रहे होंगे क च ट त प वर्ग, इन्हें कचट तप वर्ग कहा जाता है। क ख ग घ ड च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द द न प फ ब ब म। अब ये सब क्या है? वर्ग है। 5 वर्ग होते हैं हिंदी के अंदर। इन 5 वर्गों के अंदर प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं, तो स्पर्शी व्यंजन कितने हुए? 25 हुए। संख्या कितनी होगी इनकी? 25। अच्छा, ये क्या है? क च ट त प, ये वर्ग हैं, और ये वर्गों के अंदर आने वाले व्यंजन हैं। कितने? जो वर्गों के अंदर आने वाले 25 व्यंजन हैं, इन 25 व्यंजनों को स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अच्छा, स्पर्शी का मतलब या वर्गीय व्यंजन का मतलब क्या है? तो स्पर्शी का मतलब जिसको बोलते हुए मुंह से प्राणवायु मुंह के किसी न किसी हिस्से को छू करके बाहर आए, वो हमारा स्पर्शी व्यंजन कहलाएगा, वह हमारा वर्गीय व्यंजन कहलाएगा। अच्छा गुरुजी, एक बात समझ नहीं आ रही है, स्पर्शी व्यंजन तो ठीक है, पर इसको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ग में बटा हुआ है। हिंदी में एक वर्ग होता है 5 वर्णों का। हिंदी में एक वर्ग होता है 5 वर्णों का। जैसे क ख ग घ ड़ 5 हैं, तो ये एक वर्ग है। जैसे च छ ज झ ञ, तो ये एक वर्ग है। अब इससे आगे वर्ग क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि प फ ब भ म के बाद क्या आता है? य र ल व, तो ये तो 4 ही हैं, इसलिए इसके बाद वाले को वर्गीय व्यंजन नहीं कहते हैं। सिंपल सी बात है। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ग में बटा हुआ है। इसी को क्या बोल देते हैं? स्पर्शी व्यंजन। कितने होते हैं? 25 होते हैं। अच्छा, यहां पर एक बात का और ध्यान रखेंगे। जैसे अगर हम इसके अंदर देखते हुए चले यहां पे, तो सबसे पहली बात देखो, क ख ग घ ड़ क वर्ग, च छ ज ज ञ च वर्ग, ट ठ ड ढ ण ट वर्ग, त थ द द न त वर्ग, प फ ब भ म प वर्ग। ये तो हो गए 4 वर्ग। लेकिन ध्यान से समझना कि जिन वर्णों पर, जिन व्यंजनों पर इस तरीके से ऊपर गुंडी लगी होती है, जिस वर्णों पर इस तरीके से ऊपर गुंडी लगी होती है, उनके ऊपर शिरोरेखा नहीं खींची जाती। जैसे यहां पे मैं उदाहरण ले लेता हूं ध का, इसके ऊपर शिरोरेखा हम गुंडी के ऊपर नहीं खींचते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा विसर्ग के ऊपर भी शिरोरेखा नहीं खींची जाती है। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर प्रातः और काल इस तरीके से लिखा जाता है, तो बच्चों को यह लगता है कि प्रातः अलग शब्द है और काल अलग शब्द है। अरे बेटा, ऐसा नहीं है। प्रातः काल एक ही शब्द है। इसको तोड़ इसलिए दिया है 2 हिस्सों में, क्योंकि बीच में विसर्ग आ गया है और विसर्ग के ऊपर शिरोरेखा नहीं खींची जाती है। तो ये हो गया हमारे पास वर्गीय व्यंजनों तक कंप्लीट। वर्गीय व्यंजन के बाद आगे चलेंगे तो अब आता है व्यंजनों में कुछ और चीजें। यहां आपको समझने को मिलेगा। सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? अंतस्थ बड़ा सिंपल है। अंतस्थ कौन से हैं? य, र, ल, व। इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच स्वर और व्यंजनों के मध्य में होता है, उन्हें हम अंतस्थ कहते हैं। इनको अंत में समझाऊंगा, एक टेबल बनाई है अंतस्थ में क्या होता है और इनमें क्या अर्ध स्वर वगैरह क्यों इनको कहा जाता है, या लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल छोटी सी बात को समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले यहां पे देखो, अगर आपको पूछेगा अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, पहली बात तो वहां अंतस्थ गलत लिखा है। अंतस्थ ऐसा लिखा जाएगा, अंतः और अस्थ, आप ऐसा लिखा हुआ देखोगे। इसके ऊपर भी बिंदी के ऊपर भी रेखा यहां भी नहीं खींची जाती है। क्यों? क्योंकि अभी बताया विसर्ग के ऊपर रेखा नहीं खींचते हैं। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं पेपर में पूछा जाएगा, तो य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। इसके बाद अगला व्यंजन कौन सा है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। मुख के उच्चारण करते हुए इन संघर्षी व्यंजनों का, ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों का उच्चारण करने में मुंह में हवा का घर्षण होता है। हवा जो है ना, मुंह के किसी हिस्से के साथ घर्षण करती है, रगड़ती है। तो जब हम किसी चीजों के बीच घर्षण करवाते हैं तो घर्षण करने पर ऊर्जा प्राप्त होती है नहीं होती है? आप दोनों हाथों को घर्षण करवाओ, ऊर्जा प्राप्त होगी, यानी एक ऊष्मा की प्राप्ति होगी अपने को। तो जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है, उस ऊष्मा के कारण ही इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। यानी इनके उच्चारण में मुंह के किसी हिस्से में, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह में घर्षण करते हुए बाहर आती है।
और मुंह में घर्षण करते हुए बाहर आएगी तो उससे ऊष्मा निकलेगी, इसलिए इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। मैं बोलते हुए संघर्ष करना पड़ता है। श श श ह, श श श ह, तीनों अलग अलग तरीके से बोला जाए। तालु, मतलब अब यहाँ पे पता चलेगा आपको कि स तालु व्यंजन कौन सा होता है, कौन सा अलग अलग प्रकार का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सा? श श श ह, श श श ह, इस तरीके से 4 होते हैं। देखो भैया एक बात को ध्यान से समझना, स्वन विज्ञान में उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त यानी जिनको हमने पढ़ा था अभी ड या ढ, ठीक है, ऐसा व्यंजन होता। स्वन विज्ञान क्या होता है ये पता होना चाहिए, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि स्वन विज्ञान क्या होता है। स्वन विज्ञान का मतलब होता है भाषा की वह शाखा जिसके अंतर्गत, स्वन विज्ञान का अर्थ है भाषा की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग आम बोलचाल की भाषा, मनुष्य के बोलचाल की भाषा का अध्ययन करते हैं। भाषा की उस शाखा को स्वन विज्ञान कहा जाता है। तो स्वन विज्ञान में ना उक्षिप्त व्यंजन, फ्लैप या टैप, ऐसा व्यंजन होता है जिसे अचानक मुंह में जीवा या अन्य किसी भाग को सिकोड़ कर या भाग की ओर जोर से फेंका जाए। उदाहरण के लिए ड और ढ, इनको बोलते हुए मुंह की जीभ जो है ना एकदम तेजी से फेंकी जाती है, इसलिए इनको उक्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये हमने पीछे पढ़ा था। तो अभी व्यंजनों में कितना सिंपल है, देखो क ख ग घ ड़, क ख ग घ ड़, ये हमारे क से लेकर के और म तक के 25 तो हो गए संघर्षी व्यंजन जो हमने यहाँ पे पढ़े। ये 25 हो गए अपने संघर्षी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। 25 के बाद ये 4 हो गए अपने अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से? य र ल व। अभी पार्श्विक लुंठित वगैरह छोड़ो, उनको बात करेंगे अभी। य र ल व, य र ल व अंतस्थ व्यंजन हो गया। अच्छा पूछेगा हमसे ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श श श ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसके अलावा उक्षिप्त के बारे में तो हमने चर्चा कर ही ली। हमारे पास एक ही व्यंजन बचा जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, और वो एक ही व्यंजन जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया वो बच गया है हमारे पास संयुक्त व्यंजन। अंतिम लास्ट संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, जब हम संयुक्त व्यंजनों की बात करते हैं तो संयुक्त व्यंजनों को कैसे लिखा जाता है? अक्ष, त्र, ज्ञ, अश्र, ये 4 हिंदी के अंतर्गत संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। सबसे पहले तो संयुक्त व्यंजन क्यों कह रहे हैं? संयुक्त का मतलब होता है जो 2 व्यंजनों से मिलकर के बना है। ये चारों भी 2 व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं। अक्षा पूछ लिया, संयुक्त व्यंजन पूछेगा पेपर में कितने होते हैं तो 4 होते हैं। बड़ा सिंपल है यार, 25 ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 अपने पास 25 व्यंजन स्पर्शी व्यंजन हो गए, 4 व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हो गए और 4 व्यंजन ऊष्म व्यंजन हो गए। इसके अलावा हमने कहा कि 2 द्विगुण व्यंजन भी होते हैं और इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। यही तो है अक्षत्र ज्ञ, ज्ञ पे कहानी खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ एक और पढ़ना पड़ेगा श्र। पहले तो ये समझ लेना कि ये अक्षा का मतलब क्या है। ये अक्षा का मतलब होता है क, अक्षा का मतलब होता है क और प्लस श, क प्लस श प्लस अ, क प्लस स प्लस अ, इसको हम लोग कहते हैं अक्ष। ये इन 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। ये पूछता है संयुक्त का मतलब हुआ ही क्या, जो 2 से मिलकर बना हो। तो कौन कौन 2 से मिलकर के बना, 2 व्यंजनों से मिलकर बना है? क अक्ष, अ तो हर जगह होता ही होता है, अक्ष अ तो तभी भी आएगा ही इसमें। क्यों आएगा? क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि निहित होती है। तो हलंत के साथ क, हलंत के साथ श, इन दोनों को मिलाएंगे तो तब बनता है अक्ष। ठीक है भैया, और प्लस इसमें आ जाता है अ की ध्वनि। तो अक्ष जो है वो 2 संयुक्त, संयुक्त का मतलब 2 व्यंजनों से मिलकर के बना हो। त्र किस किस से मिलकर के बना होगा? त से, और र से मिलकर के क्या बनता है? अपना त्र बनता है। ऐसे ही अपने को पूछेगा ज्ञ किस किस से मिलकर के बनेगा? तो ज से और अइया से मिलकर के, ज अइया और अ से मिलकर के बनेगा ज्ञ। श्र किस किस से मिलकर के बनता है? श्र। बड़ा सिंपल है, तालव्य वाला श जो है इसको और र को और यहाँ पर उसके बाद किसको? अ को मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा श्र। ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। व्यंजनों में इतनी बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है।
चार अपने पास यहाँ पर हमने जो जो पढ़े थे ऊष्म व्यंजनों के अलावा अंतस्थ पढ़ लिए थे हमने यहाँ पर। अंतस्थ के बाद ऊष्म व्यंजन पढ़ लिए। अंतस्थ य र ल व हो गए। ऊष्म कौन कौन से हो गए? श श श ह हो गए। और इसके अलावा द्विगुण व्यंजन तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, ड और ढ हो गए, इसको पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने संयुक्त व्यंजनों को भी पढ़ लिया। अब आगे हमारे पास क्या आता है? ये क्या है गुरुजी? अघोष और सघोष। तो अघोष और सघोष उसको कहते हैं। देखो चल पहले थोड़ा ध्यान से समझना। अघोष हिंदी के अंतर्गत, बहुत सिंपल सी बात है, याद कैसे रखना है इनको, तो थोड़ा ध्यान से समझना। अघोष होते हैं हिंदी के अंदर 13। कितने होते हैं? 13 अघोष होते हैं हिंदी के अंतर्गत 13। जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ। इतना ही नहीं होता है अघोष के अंतर्गत। अघोष के अंतर्गत आपको ध्यान रख लेना है कि इसके अंदर अपने पास ऊष्म के 3 आ जाते हैं। जैसे और क्या क्या आ जाता है? श आ जाता है, स आ जाता है और स आ जाता है। ये तीनों भी अपने क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। अघोष की संख्या कितनी हो गई? अब 13 हो गई। 2 4 6 8 10 2 12 और 1 13। इस प्रकार कुल 13 व्यंजनों को हम अघोष व्यंजन। अघोष क्या होता है? तो वर्णमाला के स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का, कचट तप वर्ग का प्रथम द्वितीय व्यंजन अघोष कहलाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम अघोष और सघोष, ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी में सारा क्वेश्चन इसी के बेस पर आता है। देखो पहला और दूसरा वाला जो है वर्णमाला में, क और ख वाला, देखो क ख हो गया, दूसरा क्या है? च छ हो गया, तीसरा ट ठ हो गया, त थ हो गया, प फ हो गया। यानी पहला और दूसरा वाला, केवल इन 25 वाले 25 जो हमने स्पर्शी व्यंजन पढ़े थे, इनमें केवल पहला दूसरा ले लिया। अब पहला दूसरा के अलावा हमने और कौन सा ले लिया? तो यहाँ ऊष्म व्यंजन के पहले के 3 ले लिए, श श श, तीनों 100 ले लिए। और तीनों 100 वगैरह लेने के बाद यहां पर हमने कहा कि अघोष होते हैं कितने? 13। बाकी जितने बचे वो सब होते हैं सघोष। और सघोष की संख्या या घोष की संख्या कितनी होती है? तो 13 को उल्टा कर दो, 31। 31 अपने पास होते हैं घोष। जैसे इसमें क्या लिखा है? प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तीसरा, चौथा, पांचवा। वर्ग कौन से वाले होते हैं? वर्ग मैंने आपको बताया था ना, ये होते हैं। तो तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी ग घ ड़, ज झ अ, ढ ढ ण, द द न, ब भ म। ये अपने पास क्या कहलाएंगे? इन सभी को हम लोग कह लेंगे ग घ ड़, ये वाले। ये 3 3 3 का जो है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। अब अगर इनकी संख्या देखेंगे तो 5 10 15, 15 ये हो गए हैं। इसके अलावा और क्या क्या आ जाता है अपने पास सघोष के अंतर्गत? 15 आ जाते हैं। पहला दूसरा पांचवा घोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ये सब यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पे केवल 15 लिखे हैं, लेकिन होते कितने हैं? 31 होते हैं। कैसे होते हैं 31? क्योंकि इसके अंतर्गत आ जाते हैं सभी स्वर। इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं? सभी स्वर। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, तो 15 10 25 और 1 26। 15 और 11 कितने हो गए? 26 हो गए। तो 31 और कौन कौन से इसके अंतर्गत होते हैं? तो इसके अंदर और आता है य, र, ल, व, यानी अंतस्थ। और तभी भी अगर हम देखें तो 26 और 4 30 ही हो रहे हैं। एक कौन सा होता है? तो एक ऊष्म व्यंजन में से ह भी इसी के अंदर आता है। ये हो गए हमारे अघोष और सघोष। अघोष कितने होते हैं? 13। सघोष कितने होते हैं? 31। कौन कौन से होते हैं? सामने लिखा हुआ है, अच्छे से देख लीजिए और इनको समझ लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे हमारे पास आ जाता है कि भैया अल्प प्राण क्या होता है? तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा। वर्ग आपको पता ही है, कचट तप वर्ग जो हमने यहाँ पे पीछे देखा, वर्ग कौन से वाले हैं? तो अभी यहाँ पे इनको देखने के लिए, यानी अल्प प्राण देखने के लिए हम कहेंगे कि क च ट त प पहला। तीसरा कौन कौन सा? ग, फिर इसके बाद तीसरा ज, फिर उसके बाद तीसरा ड, फिर तीसरा द, फिर तीसरा ब। अब पांचवा कौन सा? ड़, अ, ण, न, म। ये पांचवा। ठीक है, तो पहला, तीसरा, पांचवा, यानी ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं अल्प प्राण। ये आता है अल्प प्राण में। इसके अलावा भी और भी आते हैं।
यानी हमारा दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, दूसरा और चौथा ये जो वर्ग आएगा हमारा, यानी ख छ ठ वाला, ये वाला और ये वाला जो वर्ग आएगा, तो ये आएगा हमारा महाप्राण में, जबकि ये वाला हमारा आएगा अल्प प्राण के अंतर्गत। चलो देख करके आगे बढ़ाते हैं, इसको ध्यान से समझना। देखो अल्प प्राण के अंतर्गत हमने देखा पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है क ख ग घ च छ ज झ अय्या ट ठ ड ढ ण त थ त ध। ये तो हो गए पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला। पहला कौन कौन सा आएगा? क के नीचे च, च के नीचे ट, त के नीचे त। वर्ग यानी ऐसे में ध्यान रखना है आपको, ऐसे लंबाई में ध्यान नहीं रखना है, बिल्कुल ऐसे ध्यान रख लेना है, ध्यान से समझना। इसके अलावा अब अल्प प्राण में ना एक बात निश्चित से समझ लेना, पहला, तीसरा, पांचवा, इसके अलावा इसमें आ जाता है हमारा य र ल व, यानी अंतस्थ भी अपने क्या होते हैं? अंतस्थ भी अपने अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण का मतलब जिनको बोलते हुए प्राणवायु कम खर्च हो उसे अल्प प्राण कहते हैं, जिनको बोलते हुए प्राणवायु ज्यादा खर्च हो उसे महाप्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, इसके अलावा य र ल व, और इसके अलावा अल्प प्राण में आ जाते हैं सभी स्वर। जितने स्वर होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। महाप्राण में कौन कौन सा आ जाता है? तो महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ग आ जाता है। दूसरा और चौथा वर्ग मिला के तो 10 ही होते हैं, जबकि आपको ध्यान रखना है कि दूसरा और चौथा वर्ग के अलावा जिन व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कह रहे हैं, ऊष्म व्यंजन यानी श, 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 ह, ये सभी भी हमारे महाप्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। पेपर में आपसे अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष पर काफी प्रश्न पूछता है, इसलिए इन चारों चीजों को अच्छे से देख लीजिए, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाएंगे। फिर अपने पास आती है नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है जिसको हम लोग कहते हैं उच्चारण स्थान। इस उच्चारण स्थान को लेकर के बच्चों को बड़ा डर रहता है। अगर आपको वर्णमाला याद होगी तो चुटकियों में आपको उच्चारण स्थान याद हो जाएगा। पहली बात तो ध्यान से समझना कि आप लोग छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना देते हैं। ध्यान से समझना, कई सारे बच्चों को होता है कि गुरुजी अनुनासिक और निरुनासिक क्या होते हैं? तो अनुनासिक का मतलब अपने पास आ जाता है, देखो भैया, ये ड़, अ, ण, न, म, इन पांचों को कहा जाता है पंचमा अक्षर। और ये जो पंचमा अक्षर है प्रत्येक वर्ग के अंत वाला, इनके प्रत्येक वर्ग के अंत वाले को कहा जाता है अनुनासिक। इनको क्या कहा जाता है? अनुनासिक। इसके अलावा अंग, इसको भी क्या कहा जाता है? अनुनासिक। और इसके अतिरिक्त बाकी सभी को क्या कहा जाता है? निरुनासिक कहा जाता है। तो यानी जिनको बोलते हुए नासिका से भी वायु आए, प्राणवायु नासिका से भी निकले, उसको हम लोग अनुनासिक कहेंगे। तो पेपर में पूछा अनुनासिक कौन सा है, तो चिंता मत करना, हर वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक का प्रयोग हमेशा अनुस्वार के रूप में होता है। कैसे प्रयोग होता है? जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, बात को थोड़ा ध्यान से समझना। मान करके चलिए अगर ऐसे लिखा गया है संबंध, तो संबंध में आप देखोगे कि यहां पे भी बिंदी है, यहां पे भी बिंदी है, ये संबंध जो लिखा है वो भी सही है। लेकिन अगर मैं यहां पे इस तरीके से लिखूं कि संबंध, तो आप कहेंगे ये भी सही है। अच्छा गुरुजी, अगर यहां पे देखें तो हिंदी इस तरीके से लिखा गया है, लेकिन आप हिंदी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है गुरुजी। आप कहेंगे कि गंगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप गंगा में बिना अनुस्वार लगाए मदद से गंगा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो दोनों सही है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि म के लिए भी बिंदी का प्रयोग और न के लिए भी बिंदी का प्रयोग, अंगा के लिए भी बिंदी का प्रयोग, यहाँ पे न के लिए भी बिंदी का प्रयोग, यानी अनुस्वार का प्रयोग, मतलब पंचमा अक्षर का प्रयोग केवल और केवल अनुस्वार के रूप में होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। आपको इतना समझ लेना है कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वाला अंग ये अपने अनुनासिक होते हैं, क्योंकि इनको बोलते हुए नासिका से भी प्राणवायु निकलती है। और अनुनासिक पंचमा अक्षर का योगदान क्या है? तो पंचमा अक्षर आप देखोगे कि हर जगह केवल अनुस्वार के रूप में ही इस्तेमाल में आता है, चाहे वो कोई सा भी हो, उसके उच्चारण में अनुस्वार बिंदी लग जाती है। बात खत्म। आगे चलेंगे अगर, तो हमारे पास लास्ट में आ जाती है यहाँ पे टेबल, और इस टेबल को समझने के बाद
हमें वर्णमाला के चैप्टर से बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग वर्णमाला के चैप्टर पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, जिनमें हम देखेंगे कि कैसे हम प्रैक्टिस के माध्यम से वर्णमाला के आगे के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। जो जो हमने इसमें पढ़ा उनको कैसे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है अ आ विसर्ग और क वर्ग। देखो उच्चारण ध्यान रख लेना, उच्चारण में बच्चा फंस ही जाता है कुछ भी करके। इसके अंदर मैंने सबका उच्चारण रख दिया है, सारी टेबल के अंदर सारे वर्णों का उच्चारण रख दिया, कोई बड़ी बात है ही नहीं। अच्छा पहले यहाँ पे एक बात बताओ, स्वर कहां से शुरू होता है? अ से शुरू होता है, फिर क्या आता है? आ आता है, फिर क्या आता है? ई आता है, फिर क्या आता है? ई आता है, फिर क्या आता है? ऊ आता है, फिर क्या आता है? दीर्घ ऊ आता है, फिर क्या आता है? री आता है, फिर क्या आता है? ए आता है, फिर क्या आता है? आई आता है, फिर क्या आता है? ओ आता है, फिर क्या आता है? औ आता है। यही तो आते हैं ना, अ आ ई उ री ए आई ओ औ। ये 11 स्वर होते हैं अपने। अच्छा इसके बाद अगर हम व्यंजन देखें तो व्यंजन कहां से शुरू होता है? क से। यानी हमको उच्चारण स्थान ध्यान रखने के लिए वर्णमाला ध्यान रखनी है। क च ट त और प वर्ग आता है। क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये हमको पता है। इसके बाद अगला कौन सा आता है? इसके बाद आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? य र ल व, य र ल व अंतस्थ हो गया, य र ल और व अंतस्थ हो गया। इसके बाद ऊष्म आ जाते हैं। ऊष्म कौन कौन से होते हैं? तो ऊष्म होता है श श स और ह। और फिर उसके बाद क्या आते हैं? संयुक्त आ जाते हैं। संयुक्त कौन कौन से होते हैं? अक्ष, त्र और ज्ञ। ये हो गया अपना संयुक्त। अब बात को थोड़ा ध्यान से समझना, इस वर्णमाला जिस बच्चे को याद है उसे उच्चारण स्थान रत्ती भी दिक्कत नहीं है याद रखने में। कैसे? तो देखो वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? अ आ। तो स्वरों से ले लिया हमने अ आ, और फिर व्यंजनों में सबसे पहला अ आ। अ आ के बाद आपने अच्छा अयोग वाह रह गया है अपना अंग और अह। ये दोनों के दोनों अयोग वाह कहलाते हैं, पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अह को हम लोग विसर्ग कहते हैं। हिंदी में ऐसे दो बिंदी जहां लगी हो वो विसर्ग कहलाता है, ऊपर बिंदी लगी हो तो वो कहलाता है अपना अनुस्वार। समझ लेना बात को थोड़ा। अ आ और विसर्ग, विसर्ग यानी अह, यहां से अ आ ले लिया, अयोग वा से अह ले लिया। और व्यंजन में सबसे पहला वर्ग कौन सा आता है? क वर्ग। कितना सिंपल है गुरुजी। सबसे पहले स्वरों के अंदर अ आ आता है, बहुत बढ़िया। फिर अ आ के बाद व्यंजन में पहला वर्ग कौन सा आता है? क वर्ग आता है। क वर्ग का मतलब क ख ग घ ड़, क ख ग घ ड़ यहां तक, ठीक है। अ आ क ख ग घ ड़ 5 ये हो गए, 2 अ आ 7 हो गए, एक विसर्ग हो गया 8। इन 8 वर्णों का उच्चारण होता है कंठ से, और कंठ से जिनका उच्चारण होता है उनको कंठ्य कहा जाता है। नाम सिंपल सी बात है। फिर अ आ के बाद क्या आता है? ई आता है स्वरों के अंतर्गत, ठीक है। ई के बाद अगर हम यहां देखें तो भैया व्यंजन में वर्ग कौन सा आता है? च वर्ग आता है, ठीक है भैया। ई के बाद हमने देखा कि व्यंजन में च वर्ग आ जाता है। फिर उसके बाद हम देखें तो अंतस्थ में य आ रहा है। अंतस्थ में क्या आ रहा है? पहला य आ रहा है। ऊष्म में पहला क्या आता है? ऊष्म में पहला श आता है। तो इन सबको रख लिया। ई और च वर्ग के अंदर च छ ज झ अ। समझ रहे हो बात को? अंतस्थ का य ले लिया, ऊष्म का स ले लिया। इन सबको कहते हैं तालु। इनका उच्चारण स्थान होता है तालव्य। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हमने ऊ को छोड़ देना है और आ जाएगा री। री को लेंगे अंतस्थ में से, री को लेंगे व्यंजन में से। अब हम किसको लेंगे? ट वर्ग को लेंगे। री के बाद अपने पास ट वर्ग आ जाएगा। अंतस्थ में से दूसरा कौन सा रह गया? र। फिर उसके बाद ऊष्म में से दूसरा कौन सा आ जाएगा? श। तो हमने री ले लिया, र श, र ले लिया अंतस्थ में से, स ले लिया ऊष्म में से, और ट वर्ग ले लिया। इनका उच्चारण होता है मूर्धा, इनको कहा जाता है मूर्धन्य। बड़ा सिंपल है याद रखने के लिए। इस टेबल को याद रख लीजिएगा, टेबल को बना लीजिए, सब कुछ याद हो जाएगा। इसके अलावा ल व श त। अब देखो भैया स्वरों में से छोड़ दीजिए, वर्ग लीजिए। अगला कौन सा वर्ग आएगा? त वर्ग। त वर्ग के बाद अगर हम लोग अंतस्थ की बात करें तो अंतस्थ में अगला क्या आएगा? ल आएगा। अच्छा ऊष्म में अगला क्या आएगा? ऊष्म में अगला श आएगा। ल और व ले लिया, और इसके अलावा श ले लिया, और त वर्ग ले लिया। ये अपने दंत से उच्चारित होते हैं, इनको दंत्य कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? दंत्य कहा जाता है।
इसके अलावा उ हो गया, उ और प वर्ग, उ और प वर्ग, उ और प वर्ग यानी प फ ब भ म। जब भी बोलते हैं प फ ब भ म, दोनों ओठ आपस में लड़ने लगते हैं। इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है, इसलिए इनको हम लोग ओष्ठ्य कहेंगे। उ भी आ गया, यानी स्वर भी हमारे ये तो कंप्लीट हो ही गए री तक। समझ गए बात को। अब बचा अपने पास ए आई। तो ए और आई आपको पता है, मैंने बताया था ए और आई किस किस से मिलकर के बनते हैं, अ और ई से मिलने करके ए बनता है, और अ और बड़ी ई से मिलकर के आई बनता है। जब अ और ई से मिलकर के ए बन रहा है, अ और बड़ी ई से मिलकर के आई बन रहा है, तो उच्चारण स्थान भी तो ऐसे ही आएगा। अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ई का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, इसलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य, आई का उच्चारण स्थान भी कंठ तालव्य होता है, क्योंकि ये इनसे ही मिलकर के बना है। ओ और आओ बड़ा सिंपल है, अ का अ और उ से मिलकर के बनता है, तो अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और उ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, इसीलिए इनको कहा जाता है कंठोष्ठ्य। आई बात समझ में। ह का उच्चारण स्थान ह कंठ के भीतर से उच्चारित होता है, जिसे अली जीवा कहा जाता है, जिसे अली जीवा कहा जाता है। और अंत में अपने पास बचा अंगा। अंगा कहां से उच्चारित होता है, नासिका से उच्चारित होता है, इसलिए इसको नासिक्य व्यंजन कहा, नासिक्य कहा जाता है। सॉरी, इसका नाम क्या हो जाएगा, नासिक्य हो जाएगा। ये न स्वर है न व्यंजन है, अंग और अह दोनों अयोगवाह होते हैं। पिछली क्लास में हमने इस पर चर्चा कर ली थी। तो ये था वर्णमाला के संबंधित चीजें। कल हम लोग वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे कि वर्णमाला के संबंधित कौन कौन से प्रश्न हमको पढ़ लेने चाहिए जो हमारे एग्जाम में काम आते हैं। बाकी इस चैप्टर को पहले थोड़ा ध्यान से समझ लेना। कल इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लेकर के इसकी वीडियो लेकर के आऊंगा, तो फिलहाल के लिए अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और दोस्तों के बीच भी इन चीजों को शेयर कर दो। आप जहां कहीं से भी देख रहे हो वीडियो वगैरह, तो शेयर जरूर कर लीजिएगा। काफी सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, उधम सिंह नगर से काफी बच्चों के मैसेज आए हुए थे पीछे मेरे पास, तो अपने साथ वाले बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके, इसलिए इसे सभी तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक।